सॉल्व कर पाएगा, तो वेक्टर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है वेक्टर, और वेक्टर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसका क्या रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ठीक है, तो आते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर को पढ़ने के लिए जान जाते हैं क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी तो सबको पता होगा, 9th-10th में सब लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। ऐसा क्वांटिटी है ना जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो आप फिजिकल क्वांटिटी शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटी विच हैव मेजरमेंट, यानी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which can measurement, which can measurement is known as physical quantity, physical quantity। ठीक है, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं मास, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारे क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है। जनरली यूनिट एंड डायमेंशन में जनरली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसी के बेसिस पे एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है जनरली फिजिकल क्वांटिटी को, दो पार्ट में। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का जनरली दो पार्ट होता है। ठीक, अगर बात करें पहला, तो पहला हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना जी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड नंबर क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। और एक और हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम टेंसर क्वांटिटी है। क्या है आपका नाम, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो टेंसर क्वांटिटी, टेंसर थर्ड नंबर में आ जाता है हमको, थर्ड टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। बात आए तो जनरली यही दो चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंसर क्वांटिटी एक्स्ट्रा में हम लोग पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, जानना तो जरूरी है कि टेंसर क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, है ना, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोस क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका, स्पीड हो गया, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, मास, वॉल्यूम, एरिया, मास, वॉल्यूम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे के सारे क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, आप स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका ओनली मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका ओनली में, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी को समझिए। वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा आपका डायरेक्शन भी होगा, मतलब कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करेगा और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो वेक्टर क्वांटिटी का लिख देते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस क्या डायरेक्शन, प्लस क्या हो गया आपका डायरेक्शन, यानी कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है आपका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन जिसके पास हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर। वेलोसिटी, वेक्टर में आ जाता है वेलोसिटी, वेलोसिटी आ जाएगा। एक्सेलरेशन है ना, फोर्स, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम, इटीसी, ये सब के सब क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सब के सब क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। ये एग्जांपल हो गया वेक्टर क्वांटिटी का। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को जनरली बेसिकली देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी और डायरेक्ट क्वांटिटी। ठीक है, उसी को एडिशन रूल के बेसिस पे डिवाइड किया गया आपका, दो डायरेक्शन के बेसिस पे भी कह सकते हैं आप, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता हो, जिसके पास क्या होता हो आपका मैग्नीट्यूड होता हो ओनली, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। और सॉरी, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो आपका, डायरेक्शन भी हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। हमने वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखे हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आया होगा, स्केलर क्वांटिटी समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ये थोड़ा सा एक ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, टेंसर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है बट अपना डायरेक्शन नहीं होता है ना। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता हो बट अपना डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन को वो शो करता हो, है ना, इमेजिन कर किया जा सकता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आया। जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता हो बट अपना डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सेंस करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। बात आया होगा समझ में यहाँ तक, क्लियर। ठीक है, देखिए टेंसर क्वांटिटी का दूसरा डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि कैसा क्वांटिटी, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसर क्वांटिटी। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी, है ना। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ पे जान लीजिए कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव एक्चुअल डायरेक्शन, उसके पास कोई एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होता हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर बात यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे, दोज क्वांटिटी which do not follow the vector law of addition, ठीक है। एक ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता हो, वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी, है ना। या फिर अपना तरीका से भी समझिएगा, जो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता हो बट एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होता हो, हम डायरेक्शन को क्या करते हैं, सेंस करते हैं, तो वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं आपका, टेंसर क्वांटिटी। दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, ना तो ये वेक्टर होगा क्लियरली, ना तो ये क्या होगा, वेक्टर स्केलर होगा, दोनों में से कोई नहीं, जो बीच का बिहेवियर शो करता है, तो वैसे क्वांटिटी को भी क्या कहते हैं हम लोग, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। बात आया समझ में, है ना। तो इसका एग्जांपल जनरली क्या क्या हो गया, एग्जांपल टेंसर क्वांटिटी का हो गया आपका करंट, अपने करंट क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना। करंट हो गया, उसके बाद प्रेशर हो गया, उसके बाद स्ट्रेस हो गया। ठीक है, तो ये करंट, प्रेशर, स्ट्रेस, ये क्या होता है आपका, टेंसर क्वांटिटी। करंट में डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, खुद से एज्यूम करते हैं, जब सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करंट का डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, खुद से एज्यूम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर, उसी प्रकार क्या होता है, स्ट्रेस, ये सारे तीनों एग्जांपल किसका हो गया आपका, टेंसर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है आपका,
टेंसर क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को जनरली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर इज, a vector is represented, a vector is represented by an arrow, a vector is represented by an arrow where initial point is known as, where initial point is known as tail and arrow is known, and final is known as head, is known as head, final is known as head, ठीक है। देखिए ये आपका वेक्टर हो गया, ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर क्वांटिटी, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे, ठीक। और ये जो लेंथ बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा इस वेक्टर का, क्या बताएगा आपका, मैग्नीट्यूड बताएगा, क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उस वेक्टर का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। जितना छोटा होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते ए, इस पॉइंट को बी रिप्रेजेंट करते, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी, टेल को सबसे पहले लिखते हैं, बी को बाद में, ठीक है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आया। वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो लेंथ होता है वो क्या बताता है, आपका मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर वेक्टर को जनरली हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, अल्फाबेट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर अल्फाबेट से। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए, एग्जांपल वेक्टर ए, एफ, पी, ये सब क्या है आपका, वेक्टर हो गया, क्या हो गया आपका, वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब क्या, किसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास क्या है आपका, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है आपका, डायरेक्शन भी है ना। मतलब कि ये वेक्टर है, इसको क्या करेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, वेक्टर ए, क्या बोलेंगे, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक। मतलब वेक्टर ए, अगर ऊपर एरो दिया हुआ है मतलब किसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है आपका, डायरेक्शन भी है, ठीक। यहाँ पे समझिएगा, अगर वेक्टर के पास में मॉड लगा हुआ है, वेक्टर के पास क्या लगा हुआ आपका, मॉड, या फिर सिर्फ अल्फाबेट लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ आपका, अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो ये इसके पास सिर्फ क्या है आपका, ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या है आपका, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपका, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिर्फ जहां पे अल्फाबेट लिखा हुआ है फिर मॉड लगा हुआ रहता है, तो क्या बताता है आपका, वो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है आपका, मैग्नीट्यूड बताता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं ना, ठीक है। तो वेक्टर को जनरली हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल पॉइंट को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे, और एरो को यहाँ पे जो होता है, एरो को क्या बोलेंगे हम लोग, हेड बोलेंगे, ठीक है। वेक्टर को हम लोग अल्फा करते हैं इस तरह से आपका, ठीक है। और अगर वेक्टर ए के ऊपर किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एरो दिया है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है आपका, डायरेक्शन है, मतलब कि वेक्टर ए हो गया, यानी कि जो भी वर्ड रहेगा वो यूज करेंगे हम लोग। अगर मैग्नीट्यूड, यानी कह सकते हैं कि किसी वेक्टर के पास आपका मॉड लगा हुआ है या फिर सिर्फ अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ गए, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जानना जरूरी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे, है ना, फिर दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कैसे देखेंगे हम लोग कि दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी फाइंड करेंगे जब वो दो वेक्टर या तो हेड टू हेड ज्वाइन किया हो या फिर टेल टू टेल ज्वाइन किया हो, है ना। दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कैसे करेंगे, या तो वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन किया हो या फिर क्या होगा आपका टेल टू टेल ज्वाइन किया हो। जैसे कि मान लीजिए वेक्टर ए और बी है, वेक्टर ए है और क्या वेक्टर बी है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेल टू टेल ज्वाइन किया हुआ, तो ये जो एंगल हो गया ये हो गया आपका क्या एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किसके बीच में एंगल हो गया आपका, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में हो गया। या फिर कह सकते हैं ऐसे, या तो टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए, टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए आपका, तो ये हो गया आपका थीटा। तो ये भी क्या होगा, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये क्या है आपका वेक्टर बी है, तो ये हो गया आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना हो तो दोनों वेक्टर दोनों वेक्टर आपका हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए और क्या होना चाहिए टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि बी टेक ऑलवेज स्मॉलेस्ट एंगल, बी टेक ऑलवेज स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, स्मॉल एंगल जो होगा, क्योंकि एंगल तो ये भी है, एंगल तो ये भी है आपका, लेकिन इस एंगल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाला एंगल जो छोटा एंगल होगा उसी को कंसीडर करेंगे। कोई दिक्कत, एंगल तो ये भी है लेकिन इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे हम लोग, इसको कंसीडर करेंगे। बात आया होगा समझ में, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसी को मेजरमेंट करेंगे। क्लियर बात, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का। जैसे कि मान लीजिए आपका वेक्टर ए है ना, एक्स एक्सिस से आपका 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा वेक्टर है आपका जो वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच में वेक्टर का फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक रूल्स याद रखना है। एक रूल्स क्या याद रखना है, नोट्स में करके लिख सकते हैं क्या, नोट्स में लिख लीजिएगा कि जब, ध्यान सुनिएगा, जब किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, जब किसी वेक्टर को पैरेलल, जैसे मान लीजिए वेक्टर है आपका, ये आपका टेल है, ये आपका क्या मान लेते हैं हेड मान लेते हैं, है ना। इसका टिप को हम हेड मानते हैं, इसको हेड टेल मानते हैं। इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, यहाँ से उठाकर कहीं और रख दिया पैरेलल, तो क्या इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्या इसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो मतलब क्या कि जब किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड में ना तो डायरेक्शन, ना वेक्टर में ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना तो क्या चेंज होता है आपका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो वेक्टर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट पहला नंबर, when a vector is shift parallel to itself, when a vector is shift parallel to itself, then shift theorem भी बोलते हैं इसको। when a vector shift parallel to itself, then vector remains सेम, है ना। मतलब क्या कि वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बात आ गया समझ में, ठीक है। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ना तो डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे कि अभी ने बताया, ये आपका वेक्टर ए है, इसको उठा के हम ऐसे रख दिए, चाहे ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, तब ये वेक्टर क्या रहेगा, यही रहेगा। बात आया समझ में, है ना। चलिए, तो हम लोग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जब किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता है, जो वेक्टर पहले रहता है वही वेक्टर रहता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। दूसरा नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, दूसरा नोट्स में लिखना है आपको सेकंड नंबर में, कि जब हम किसी वेक्टर को
360 डिग्री को छोड़कर अदर एंगल पर रोटेट करवाते हैं, है ना, जब किसी वेक्टर को 360 डिग्री को छोड़कर अदर एंगल पे हम लोग क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, ठीक है ना, तो वेक्टर क्या हो जाता है आपका, चेंज कर जाता है। 360 पे चेंज नहीं करता है, बट अदर एंगल पे रोटेट करवाएंगे तो वेक्टर क्या कर जाएगा आपका, चेंज कर जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं व्हेन अ वेक्टर रोटेट अदर देन 360 डिग्री एंगल देन वेक्टर चेंजेस, देन वेक्टर चेंजेस, ठीक है। मतलब कि अगर कोई वेक्टर को 360 के अलावा अदर एंगल पर रोटेट करवाते हैं, है ना, अदर एंगल पर रोटेट करवाते हैं तो वेक्टर क्या कर जाएगा आपका, चेंज कर जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए कि वेक्टर है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मान लीजिए कि वेक्टर है, ये वेक्टर ए है ना, ये एंगल कितना बना रहा है आपका, 30 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है आपका, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वेक्टर है आपका, इसको उठा के ऐसे हम रोटेट करवा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो जब रोटेट करवाएंगे, ये ऐसे रोटेट करवा दिए, तो क्योंकि इसका डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में था, है ना, इस वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, अब ये रोटेट करवाए, मान लीजिए आपका 30 डिग्री ही रोटेट करवाए, टोटल एंगल कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या होगा आपका, सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, उल्टा आपको अलग हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है। तब दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज करता हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज करे चाहे डायरेक्शन चेंज करे, है ना, या फिर दोनों चेंज कर जाता है, तो वेक्टर क्या हो जाता है आपका, चेंज कर जाएगा। यानी कि वेक्टर ए नहीं रहा है, वेक्टर क्या हो जाएगा, अदर वेक्टर, मतलब इसको बी मान लेते हैं, तो वेक्टर क्या हो गया आपका, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं आया समझ में, फिर से सोचिए, सुनिए। पहला नंबर कि जब किसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, क्या शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। दूसरा नंबर, अगर वेक्टर को 360 के अलावा किसी अदर एंगल पर रोटेट करवाते हैं तो वेक्टर क्या कर जाएगा आपका, चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है, और इसको याद रखना है। चलिए आप क्वेश्चन पे आइए, आप क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा ध्यान से। हमने बताया कि किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता। दूसरा पॉइंट याद रखना है क्या, कि वेक्टर के बीच में एंगल तभी देखेंगे जब वेक्टर क्या होगा आपका, टेल टू टेल ज्वाइन होगा, या फिर क्या होगा आपका, हेड टू हेड ज्वाइन होगा, ठीक है ना। तो क्या ये एंगल हो सकता है, क्या ये एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका हेड टू टेल ज्वाइन है। कैसा ज्वाइन है आपका, हेड टू टेल ज्वाइन है। तो हमको एंगल कैसा होना चाहिए, वेक्टर कैसा ज्वाइन होना चाहिए, हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए या फिर टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हेड टू हेड ज्वाइन करवाएंगे या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करवाइए। तो इस वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी को या वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं। देखिएगा, वेक्टर ए को या फिर बी को कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। बी को उठाकर मैं इसको आगे ऐसे रख रहे हैं, तो वेक्टर बी हो गया। तो क्या वेक्टर बी में कोई चेंजिंग होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अब देखिए, तो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर ये वाला बी, अब दोनों टेल टू टेल ज्वाइन किया कि नहीं ज्वाइन किया। तो अब टोटल एंगल इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा बताइए, 60 + 30 कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। चलिए एक क्वेश्चन और बेसिक देख लेते हैं, छोटा सा इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये याद होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग कैसे, दोनों वेक्टर आपका हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए आपका, टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। दूसरा टर्म याद होना चाहिए क्या, कि जब किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है कि जब किसी वेक्टर को 360 के अलावा अदर एंगल पर रोटेट करवाते हैं तो वेक्टर क्या होता है आपका, चेंज कर जाता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट डायरेक्शन क्या हो जाता है आपका, चेंज कर जाता है। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ तो ये दो टर्म याद रखना है, ये चीज। अब आगे आते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन ये एंगल का है। वेक्टर ए वेक्टर बी
30 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे? चलिए फाइंड करिए। देखिए तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा। हमने बताया क्योंकि वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए आपका? हेड टू टेल ज्वाइन होना चाहिए या फिर टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे वेक्टर ज्वाइन है, ना तो हेड टू हेड ज्वाइन है, ना तो क्या आपका टेल टू टेल ज्वाइन है। ठीक है, ये क्या है? हेड टू टेल ज्वाइन है। कैसा ज्वाइन है आपका? हेड टू टेल ज्वाइन है ना। तो ये वाला एंगल को हम लोग नहीं ले सकते, इस वाले एंगल को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर। तो बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिए, उठाकर ऐसे रख दिए। तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आए तो वेक्टर ये बी ही रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा? वेक्टर बी रह जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया? वेक्टर बी और ए टेल टू टेल ज्वाइन कर लिया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच में एंगल हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, ये एंगल 60, तो एक एंगल कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला निकाल लीजिए। तो देखिए तो ये 30, तो ये वाला 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना हो गया? ये वाला 60 + 30 कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 90 डिग्री, है ना। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल आप लोगों को निकालने आ गया होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर रिजोल्व इन 2 और मोर कंपोनेंट, यानी किसी वेक्टर को दो से अधिक कंपोनेंट में जब ब्रेक करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। तो ब्रेक करके देखिए मान लीजिए कि आपका ये वेक्टर ए है आपका, ये आपका 30 डिग्री, ये आपका कोई भी एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका थीटा हो गया। ध्यान से देखिएगा, दूसरा डायग्राम बनाते हैं। वेक्टर ए ये आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आपका? 30, या थीटा मान लेते हैं। 30 की जगह पे थीटा मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ऐसे समझते हैं पहले कि ये आपका वेक्टर ए है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो हम क्या इसको हम वाई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? हम वाई मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं? हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये वेक्टर है आपका, ये वाला क्या है आपका? वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है आपका। ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक्स एक्सिस हो क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये दो पार्ट में कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल से बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस पूरे ट्रायंगल से बताइए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका? बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कौन सा हो जाएगा आपका? ये पूरा बेस हो जाएगा, ये एक्स बेस और हाइपोटेनस ए हो गया। एक्स बाई कितना हो गया आपका? ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपका? ए cos थीटा। क्या हो जाएगा आपका? ए cos थीटा। ठीक है, उसी प्रकार अब यहाँ इसी ट्रायंगल से बताइए sin थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा आपका? y बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? a sin थीटा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? a sin थीटा। ठीक है ना, y इक्वल टू कितना हो गया? a sin थीटा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको? मतलब क्या कह सकते हैं कि इस वेक्टर का जो कंपोनेंट तोड़ेंगे, इस वेक्टर का जो कंपोनेंट तोड़ेंगे यानी कि रिजोल्व करेंगे वेक्टर ए को, तो ये थीटा हो गया।
तो इसका जो x कंपोनेंट होगा, इसका जो x कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा आपका a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका a sin थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका a sin थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया होगा? आया कि नहीं आया बताइए? आया ही होगा ना। चलिए, तो ये होगा a cos थीटा और ये क्या होगा a sin थीटा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी वेक्टर के कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको याद रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि ये आपका थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से ही हो या हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से भी हो सकता है। तो याद कैसे रखेंगे कि जिस वेक्टर के जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा हो, है ना, याद कैसे रखेंगे, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा हो उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा हो उसके साथ क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल बना रहा हो उसके साथ क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, a cos थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है जिसके साथ हम क्या लगा दिए, साइन लगा दी। आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, जैसे दूसरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है ना कि वेक्टर एक वेक्टर एफ वेक्टर है, फोर्स मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। किससे बना रहा है, आपका वाई एक्सिस से बना रहा है। तो इसका कंपोनेंट हम तोड़ेंगे। इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो हमने बताया कि जिसके साथ थीटा लगाएगा, जिसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, है ना, उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, कॉस लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये एफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगा आपका ये एफ कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगाते हैं, जिसके साथ थीटा नहीं रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ साइन थीटा बोल देते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, तो ये कुछ हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्स कंपोनेंट हमेशा ए कॉस थीटा ही हो सकता है ना। जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ कॉस लगाएंगे, उस मैग्नीट्यूड के, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, दूसरे साथ क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे। तो आप लोग को रिजोल्यूशन समझ में आया होगा कि नहीं आया समझ में? एक बार फिर से समझिए, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर थीटा एंगल बनाता हो, है ना, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर थीटा एंगल बनाता हो, है ना, उसके साथ के उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ क्या लगा देंगे, कॉस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉस। और जिसके साथ थीटा नहीं लगाता हो, नहीं बनाता, उसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग, साइन थीटा लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक समझ में आया, रिजोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ए कॉस थीटा जो हो जाएगा आपका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। एक कॉस थीटा क्या हो गया आपका, एक्स कंपोनेंट। ए साइन थीटा क्या हो गया आपका, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, है ना। ए कॉस थीटा क्या हो गया आपका, एक्स कंपोनेंट। वही ए साइन थीटा क्या हो गया आपका, वाई कंपोनेंट हो गया। यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे क्या होगा आपका, एफ साइन थीटा क्या हो गया आपका, बताइए। ये हो गया आपका एफ साइन थीटा हो गया आपका एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, है ना। और एफ कॉस थीटा क्या हो गया आपका, वाई कंपोनेंट। क्या हो गया आपका, वाई कंपोनेंट हो गया। तो बात समझ में आ गया ना, कंपोनेंट में कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कॉस ही लगता है, एक्स के साथ साइन लगता है, वाई एक्सिस के साथ साइन लगता है ना। जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, कॉस। जिसके साथ थीटा नहीं रहेगा उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया, कंपोनेंट भी समझ में आया। कंपोनेंट क्या होता है, जब वेक्टर को 2 या 3 पार्ट में टूटते हैं, तो जो टूटा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पार्ट में टूटता है, उसके अलोंग जो वेक्टर टूटता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। चलिए, यहां तक हो गया। अच्छा, आज रामनवमी है, तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान राम का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ठीक है, और हम पूरे सनातनियों को श्री राम जन्म की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। भगवान राम हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में अकेले संघर्ष करना होता है।
जीवन में अकेले संघर्ष करना ही जीवन है ना। उनके पास क्या नहीं था, अगर वो चाहते तो रामानुज को लड़ने के लिए वापस अयोध्या जाकर या फिर किसी के साथ, किसी के भी पास जाकर वो हेल्प ले सकते थे, उनको हर कोई हेल्प कर सकता था, ठीक है। लेकिन नहीं, उन्होंने खुद से आम जनता को मिलाकर रामानुज से युद्ध किया, ठीक है ना। तो समझने का मतलब क्या है, जीवन में कितना भी कठिनाई आ जाए आपको खुद संघर्ष करना है। हमारे प्रभु राम के जीवन से ही सीखने को मिलता है कि आपके जीवन में कितना भी कठिनाई आ जाए आपको खुद से संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ा दुख की बात है कि जब आज रात को, यानी कि आज सुबह पूरा प्रोग्राम हुआ है कि भगवान राम को विजय तिलक, यानी कि वो राजा बनने वाले हैं, तिलक चढ़ने वाला है, ठीक है। और रात को पता चलता है कि नहीं, वो अब वनवास जाएंगे। सोचिए कितना दुख हुआ होगा उनको, लेकिन ऐसा नहीं, है ना। उन्होंने वनवास को चुना, क्योंकि अगर वो वनवास नहीं जाते तो वो सिर्फ और सिर्फ राम रह जाते, ठीक है। वनवास जाने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो यानी कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आपके पूरे जीवन को क्या कर देगा, बदल देगा। तो कुछ घटना से हम लोग को परेशान नहीं होना है, घटना आते जाती रहेगी, बस हम लोग को डट कर उसका क्या करना है, सामना करना है, ठीक है। इसलिए रामनवमी श्री राम जन्म की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट।